क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जो आपको बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 65 प्लस अंक लाने का बिल्कुल 100% सहयोग करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर के आओगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास रहेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको किस लिए मिलेंगे? पेपर पढ़ने के लिए। बाकी 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। क्लियर? ध्यान दें, निर्देश भी पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि इनका पालन आपको करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न होंगे सभी करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा आपका, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप ओएमआर सीट में देखेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर सीट में इन प्रश्नों का उत्तर आपको भरना होगा। क्लियर? खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? ध्यान दें आप लोग, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिया है खंड आ में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर भी दिए रहेंगे। उनमें से जो भी विकल्प सही होगा उसको आप चुन करके ओएमआर सीट में गोले को काला करेंगे। क्लियर? तो चलिए ध्यान दें, ये ऐसे प्रश्न हैं इस वायरल मॉडल पेपर के जो 21 फरवरी को आपको बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे गृह विज्ञान के पेपर में। क्लियर? चलिए पहला प्रश्न है, सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? तो सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है बचत का बजट। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है प्रश्न, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? यदि घर में हम धन की बचत करना चाहते हैं, घर में हम धन की बचत करना चाहते हैं, पैसे को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको डाक घर में या तो खाता खुला लेना चाहिए या बैंक में खाता खुला लेना चाहिए और धन जमा कर देना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 80 रुपए है, तो 6 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना है? 80 रुपए। आपको बताना है 6 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा। आप गुणा कर देंगे, बिल्कुल छोटी कक्षाओं में आपने किया होगा। 6 का पहाड़ा 0 में हो जाएगा, 0। 6 अठे क्या होता है? आप लोग ध्यान दें, 48। यहाँ पर कितना आ गया? 480 रुपए। यानी 6 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा? 480 रुपए, जो कि सी वाले विकल्प में दिया गया है। क्लियर? सजावट का क्या अर्थ है? पर्दे लगाना या चित्रों से घर सजाना, फूलों से घर सजाना या घर सुव्यवस्थित रखना? तो सजावट का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों है घर को सुव्यवस्थित रखना। ये वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा 70 से 75%। बी वाला ऑप्शन सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो यदि हम जल को कीटाणु रहित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कौन सी गैस का प्रयोग करना होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरीन। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से रोग हो जाता है तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, हैजा रोग हो जाता है अशुद्ध जल के सेवन से। प्रश्न अगला है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो गृह विज्ञान और यशस्टी यानी सामाजिक विज्ञान में भी आता है। तो प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न अगला है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका मेरे प्यारे बच्चों तपेदिक, टीबी या क्षय रोग, इसको क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग, और दमा भी कहते हैं। एक आप याद कर लेना, तपेदिक, टीबी, क्षय रोग या दमा। तो इन जो है इतने नामों से इस रोग को जाना जाता है और इसके बचाव के लिए यानी इसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। डेंगू रोग फैलता है तो आप सभी जानते हैं डेंगू रोग कैसे फैलता है। डेंगू रोग फैलता है मच्छर के काटने से। विकल्प यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू रोग। ये वाला ऑप्शन सही होगा, जिस विकल्प में होगा यही सही होगा, मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? तो वस्त्रों की धुलाई के लिए मृदु जल उत्तम और अच्छा माना जाता है। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न था, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होगा राइट आंसर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। डी वाला ऑप्शन होगा राइट आंसर। प्रश्न अगला है, अतिसार के रोगी का भोजन होना चाहिए। तो अतिसार से पीड़ित व्यक्ति का या रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? नरम व तरल होना चाहिए। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की मजबूती होती है कैल्शियम के कारण। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है, मोच की पहचान या लक्षण क्या है? तो मोच की पहचान या लक्षण क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा मोच की पहचान या लक्षण क्या है? इनमें से सभी। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में क्या होता है? फेफड़ों की संख्या। अरे आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 फेफड़े हैं, एक नहीं है, 4 नहीं है, ना अनेक हैं, कितने हैं? 2 फेफड़े हैं। मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि क्या है? यदि कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो इसके लिए कौन सी जो है विधि अच्छी रहेगी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको आप जो है कंधे पर लाद कर ले जाओ। बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं तो जब किसी को तेज ज्वर या बुखार होता है तो उसे ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो क्या होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद खंड बा, यहाँ निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 26 अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आप 25 शब्दों में लिखिएगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 21 ध्यान दें आप लोग। पारिवारिक बचत
बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई दो बाधाएं लिखिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 21। यदि आप पारिवारिक बचत बनाना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं? पहली, शिक्षा का अभाव। अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, परिवार के लोग अशिक्षित हैं, महिलाएं अशिक्षित हैं, इसलिए पारिवारिक बजट या बजट नहीं बना पाती। बजट के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं आदि मुख्य बाधाएं हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? तो आदर्श कुआं किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर संख्या 22 में। आप देखेंगे इसका उत्तर, आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है? तो ये किस रोगी को दिया जाता है, इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 23। ऐसा रोगी जिसके शरीर में वमन, अतिसार आदि के कारण जल की कमी हो जाती है, उसे जल की कमी दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल यानी OSR दिया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोच के लक्षण लिखिए। यानी किसी को मोच आ गई है तो क्या पहचान है, क्या लक्षण है इसके? तो प्रश्नोत्तर संख्या 24। आप लोग ध्यान दें, इसके उत्तर के अंतर्गत क्या लिखना है? मोच आने के लक्षण क्या हैं? तो संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा यानी दर्द होता है। यदि किसी को मोच आ गई है तो वहां पर क्या होगा, उस अंग में सूजन आ जाएगी और इधर उधर हिलाने डुलाने पर दर्द भी होगा। दूसरा, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला भी होने लगता है। क्लियर? अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, जब व्यक्ति को चोट लगी हो अथवा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसमें स्नान कर पाना संभव नहीं है, ऐसी दशा में स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। स्पंज करने की पद्धति यह है कि गर्म या ठंडे पानी में तौलिया को भिगोकर निचोड़ लिया जाता है और उसके बाद रोगी के कपड़े उतारकर पूरे शरीर पर तौलिया से किससे तौलिया से पोंछा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी है और वह बीमार है, चोट लगी है या बीमार है, यानी वह स्नान नहीं कर सकता, इस कंडीशन में ये विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ध्यान देना, प्राथमिक चिकित्सा से क्या अभिप्राय है? बहुत ही ज्यादा बार ये प्रश्न आया है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, इसका उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 26। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है दुर्घटना की अवधि में अस्पताल पहुंचने के पूर्व सहायता करना एवं जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराना जिससे रोगी की जान बच सके। क्लियर? अगला प्रश्न आप देखेंगे, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। 4 नंबर का हर एक प्रश्न आएगा। ध्यान देना, 7% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा? क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे हल करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 27। मूलधन है 12,000 रुपये, दर है 7%, समय है 4 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 12,000, समय है दर है 7%, समय है 4 वर्ष, नीचे हो जाएगा 100। 2 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 यहाँ कटेंगे। 120 गुणे 7 कितना आ गया? ध्यान देना, 0, 7 दूनी 14, 7 करने 7 1 8। 140 को हम 4 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? ध्यान दें, 0 होगा, 4 चौको 16, 4 32 और 1 33।
क्या आ गया आंसर? 3,360 रुपया। क्लियर? अगला प्रश्न यहां पर ध्यान दें, अगला है कि घर की सफाई के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो ध्यान दें इसका उत्तर आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 28। घर की सफाई का महत्व एवं आवश्यकता। पहला है गृह सज्जा में सहायक। तो घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था न हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा है रोगाणुओं के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो जीवन रोगाणुओं के पनपने की आशंका घट जाती है, यानी रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। अगला है स्वास्थ्यवर्धक। घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उनमें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। तो उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 29 है, कह रहा है कि मियादी बुखार। आप लोग ध्यान दें, मियादी बुखार के रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है और ध्यान देना इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 29। मियादी बुखार यदि किसी को आ गया है तो उसको किस तरह का पोषण देना है, किस तरह के खान पान का ध्यान देना है। तो इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं। मियादी बुखार में क्या होता है, आंतों में घाव हो जाते हैं। अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस। किंतु आजकल चिकित्सक सामान्यतः सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वस्थ लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। क्लियर? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देना, सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इसका उत्तर ध्यान दें। सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैली सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई के किट में फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चौक, स्क्वायर मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस, इस्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। क्लियर? अगला है मनुष्य के शरीर में कंकाल तंत्र यानी अस्थि संस्थान की क्या उपयोगिता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका उत्तर आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं। शरीर के लिए अस्थि संस्थान का महत्व क्या है? पहला है शरीर को गति प्रदान करना। जरा सोचे आप सभी लोग, यदि आपके शरीर में कंकाल ना होता, यानी हमारे शरीर में कंकाल ना होता, हड्डियां ना होती, तो हमारा क्या होता? तो पहला क्या है? शरीर को गति प्रदान करना।
शरीर के अस्थि संस्थान का शरीर के लिए एक विशेष महत्व है। शरीर तथा शरीर के अंगों को विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदान करना। शरीर में अनेक अस्थियां हैं जो अस्थि संधियों द्वारा परस्पर संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त शरीर की सभी अस्थियां विभिन्न मांसपेशियों से भी जुड़ी रहती हैं। शरीर की अस्थियां, अस्थि संधियां तथा शरीर की मांसपेशियां व्यवस्थित रूप से मिलकर शरीर के अंगों को गतिशील बनाती हैं, जिससे पूरा शरीर विभिन्न प्रकार की गतियां तथा कार्य करता है। अगला है दृढ़ता प्रदान करना। ध्यान देना आप लोग, अस्थि संस्थान का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि यही संस्थान हमारे शरीर को आवश्यक दृढ़ता प्रदान करता है। इस दृढ़ता के कारण ही हमारा शरीर बाहरी आघातों को सहन करने में सफल होता है। अस्थि संस्थान की ही व्यवस्था के कारण व्यक्ति अधिक भारी वस्तु को भी उठा लिया करता है। रक्त कणों का निर्माण। अगला क्या है? रक्त कणों का निर्माण। हमारे लिए अस्थियों का एक अन्य महत्व है इनके द्वारा रक्त कणों का निर्माण कार्य करना। अस्थियां अंदर से खोखली होती हैं, जिसमें एक प्रकार का गुदा भरा रहता है, जिसे अस्थिमज्जा कहते हैं। अस्थिमज्जा द्वारा रक्त कणों का निर्माण किया जाता है। यह रक्त शरीर के काम आता है। अगला है शरीर की आकृति का निर्धारण। शरीर के लिए अस्थि संस्थान का मुख्यतम महत्व है इसे एक निश्चित आकृति प्रदान करना। शरीर की आकृति का निर्धारण अस्थि संस्थान द्वारा ही होता है। अस्थि संस्थान ही शरीर की लंबाई आदि को निर्धारित करता है। यदि शरीर में अस्थि संस्थान का अभाव हो तो शरीर की कोई स्पष्ट आकृति नहीं हो सकती। अस्थि विहीन शरीर तो मांस के लोथड़े के समान ही हो सकता है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दें। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प हैं और प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर आपको लिखना है और उत्तर लिखना है 100 शब्दों में। हर एक प्रश्न है कितने नंबर का? 6 नंबर का। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 32 जो कि जरूर छपेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? किसी एक साधन का वर्णन करें। अगला है पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं? इससे बचने के उपाय लिखिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे क्योंकि 100% यही प्रश्न छपेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में। जय हिंद।